हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से मैं पिछले 24 घंटे के करंट अफेयर्स और उससे बनते हुए संभावित प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उस पर विचार करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पहले की भांति ही अच्छा और फ्रूटफुल लगेगा। तो आइए हम लोग पहले अपने आज के खबर पे जानकारी एक बार नज़र डाल लेते हैं। आज की जो खबरें हैं, हमारे पास कौन कौन सी खबरें हैं आज। आज की पहली खबर है, भारत की पहली निजी स्वर्ण खदान में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू। ठीक है। आईएएफ को सितंबर 2026 में मिलेगा पहला मेड इन इंडिया C-295 विमान। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत 13वें स्थान पर। हरियाणा ने लॉन्च किया ऑटो म्यूटेशन सिस्टम। तुषार मेहता पुनः बने भारत के सॉलिसिटर जनरल। तुषार मेहता पुनः बने भारत के सॉलिसिटर जनरल और सीपीसीएल बना भारत का 28वां नवरत्न कंपनी। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम लोग। भारत की पहली निजी स्वर्ण खदान में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ। क्या है? 24 जून 2026 को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के तुगली मंडल स्थित जोनागिरी गोल्ड माइंस यानी कि जोनागिरी गोल्ड माइन याद रखेंगे में वाणिज्यिक उत्पादन कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो गया है। ठीक है, कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो गया। यह खदान जियो माइसोर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित की जा रही है। उत्पादन क्षमता और विस्तार के बारे में बात करें तो अभी क्या है, खनन परियोजना ने मई 2026 में ट्रायल उत्पादन शुरू किया था। वित्त वर्ष 2026-27 यानी कि अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें 400 किलोग्राम सोना उत्पादन का अनुमान है। आगामी वर्षों में उत्पादन बढ़कर लगभग 1000 किलोग्राम प्रतिवर्ष तक पहुंच सकता है। ठीक है, पहुंच सकता है। तो इससे क्या क्या हम लोगों को ध्यान में रखने वाली चीजें हैं, देखिए। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? Au। परमाणु संख्या उसकी कितनी होती है? 79 यानी कि 79। परियोजना कौन सी है? जोनागिरी गोल्ड माइंस। कौन से स्थान पर है? तुगलकी मंडल, कुर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और संचालक कंपनी कौन सी है? जियो मैसूर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। कितना निवेश किया गया है इसमें? 405 करोड़। और 700 प्रत्यक्ष रोजगार यानी कि प्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन हुआ है इस प्रोजेक्ट की वजह से, इस प्रोजेक्ट की वजह से। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो हमारे सामने है वो क्या है, देखेंगे एक बार। आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स को सितंबर 2026 में मिलेगा पहला मेड इन इंडिया C-295 एरोप्लेन। आपको पता होगा अभी ट्रायल रन हुआ था कुछ दिनों पहले ही C-295 का, और ये सितंबर से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। भारतीय वायुसेना को सितंबर 2026 में पहला मेड इन इंडिया C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलने जा रहा है। ठीक है, यह विमान गुजरात के वडोदरा स्थित फाइनल असेंबली लाइन में निर्मित किया गया है और इसकी डिलीवरी 22-23 सितंबर 2026 को होने की संभावना है। कब होने की संभावना है? सितंबर 2026, 22 और 23 तारीख को। ठीक है, यह कार्यक्रम 2021 में रक्षा मंत्रालय और एयरबस के बीच हुए 56 विमान समझौतों का हिस्सा है। C-295 भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो HS-748 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को प्रतिस्थापित यानी कि रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या ध्यान में रखने वाली चीजें, कौन से विमान की बात हो रही है? C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात हो रही है। निर्माता कौन है इसका? एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। भारतीय भागीदार इसका कौन है? टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड यानी कि TASL। अनुबंध कब हुआ था इसका? अनुबंध हुआ था सितंबर 2021 में और टोटल 56 विमानों की बात हुई थी बनाने की। फाइनल असेंबली लाइन हमारा कहाँ पे यहाँ पे बनाया गया है भारत में? वो है वडोदरा, गुजरात में। और कौन से पुराने विमान को ये रिप्लेस करेगा हमारे वायुसेना में? वो है एवरो
748, वो कौन सा है? एवरो HS 748 को। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की अगला खबर देखते हैं क्या है। अगले खबर को अगर हम लोग देखते हैं, अगला खबर क्या है? QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत 13वें स्थान पर। क्या है भाई ये? QS क्या होता है? क्वाक क्वेरेली साइमंड्स द्वारा QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 लागू किया गया है। इसमें क्या बताया गया? भारत ने AI इकोनॉमी रेडीनेस के मामले में विश्व में 13वां स्थान प्राप्त किया। कौन सा पैरामीटर था? AI इकोनॉमी रेडीनेस, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए रेडी है। भारत का कुल स्कोर कितना था? भारत का कुल स्कोर 89.4 था 100 में। ठीक है, ये QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स क्या है, इसको हम लोग एक बार समझते हैं। यह एक वैश्विक सूचकांक है जो देशों की भविष्य की कौशल, यानी कि फ्यूचर स्किल्स, AI आधारित अर्थव्यवस्था तथा डिजिटल कार्यबल के लिए तैयारी का आकलन करता है। ठीक है, तो कौन कौन से इससे प्रश्न बन सकते हैं? पहला, रिपोर्ट की बात करें हम लोग, रिपोर्ट कौन सा है? QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 है। कौन इसको जारी करता है? इसको जारी करने वाली संस्था है QS, यानी कि क्वाक क्वेरेली साइमंड्स। भारत की रैंकिंग कितनी है? 13वीं। भारत का स्कोर कितना था? 89.4। और फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड रैंकिंग, फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड रैंकिंग के ये कुछ अलग रैंकिंग थी जो कि इन्होंने QS वालों ने किया था। उसमें इसकी रैंक भारत की कितनी रैंक थी? 5वीं रैंक थी। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। हरियाणा ने क्या किया है? हरियाणा ने लॉन्च किया है ऑनलाइन, यानी कि ऑटो म्यूटेशन सिस्टम। हरियाणा ने क्या लॉन्च कर दिया? ऑटो म्यूटेशन सिस्टम। ठीक है, हरियाणा सरकार ने 23 जून 2026 को ऑटो म्यूटेशन सिस्टम तथा पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 लॉन्च किया है। इससे क्या होगा? इससे संपत्ति पंजीकरण, यानी कि प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन के साथ ही म्यूटेशन की प्रक्रिया स्वतः हो जाएगी। इसके लिए आपको अलग से म्यूटेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपनी संपत्ति का, वैसे ही म्यूटेशन भी हो जाएगा। म्यूटेशन, प्रथम दृष्टया ये भी समझने की कुछ जरूरत है कि म्यूटेशन होता क्या है। म्यूटेशन भूमि अभिलेख, यानी कि लैंड रिकॉर्ड्स में स्वामित्व परिवर्तन दर्ज करने की प्रक्रिया है। यह कब कब की जाती है? बिक्री, उत्तराधिकार, विभाजन या अन्य स्वामित्व हस्तांतरण के बाद किया जाता है। इस चीज को हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्या है योजना, क्या नाम है इसका? ऑटो म्यूटेशन सिस्टम। कौन सा राज्य है जिसने लागू किया इसको? ये हरियाणा। कब लॉन्च की गई है ये सिस्टम? कब लॉन्च किया गया? 23 जून 2026 को। पहचान का सत्यापन करने के लिए कौन से यहाँ पे कौन सी व्यवस्था है? यहाँ पे आधार का EKYC करना होगा। रिकॉर्ड का सत्यापन करने के लिए QR कोड है। और सामान्य केसेस में निपटान अवधि जो है वो 24 घंटे के तहत है। और जबकि विभाजन, यानी कि अगर कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है प्रॉपर्टी का, कहीं पे बंटवारा हो रहा है, तो उस केस में ये 10 दिन लग सकता है। लेकिन इसमें इससे ये जरूर है, एक मैं आपको बता दूं कि 5 लाख से ऊपर पेंडिंग केसेस थे म्यूटेशन के हरियाणा में ही सिर्फ। और ये लॉन्च होते ही वो संख्या घट के 50,000 के आसपास आ गई है। तो ये काफी इंप्रूवमेंट है और एफिशिएंसी काफी बढ़ाई जा सकती है इस योजना को लॉन्च करके। तो हम लोग आगे की खबर पढ़ते हैं, देखते हैं आगे कौन सी खबर है। तुषार मेहता पुनः बने भारत के सॉलिसिटर जनरल। क्या हुआ है? एक अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट है, ACC, ने तुषार मेहता का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। ये ऑलरेडी हमारे सॉलिसिटर जनरल थे और इनको ही आगामी 3 सालों के लिए इनको फिर से सॉलिसिटर जनरल बना दिया गया है। सॉलिसिटर जनरल होता क्या है? वो भारत का दूसरा सर्वोच्च विधि अधिकारी है, सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। यह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हाईएस्ट पोस्ट है किसी न्यायिक अधिकारी के लिए, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सहायता करता है तथा सरकार का प्रतिनिधित्व उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में करता है। ठीक है, क्या क्या ध्यान रखने योग्य इसमें बातें हैं?
पहली बात है पद, कौन सा पद है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान पदाधिकारी कौन है? तुषार मेहता। नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? एसीसी। एसीसी यानी कि क्या है ये? एसीसी मतलब अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट। ठीक है। रैंक क्या है? भारत का दूसरा सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है सॉलिसिटर जनरल, और प्रथम विधि अधिकारी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे एक खबर आ रही है कि हरमनप्रीत कौर जो है वो क्या बन गई? वो बनी 200 T20 इंटरनेशनल खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ है? हरमनप्रीत कौर ने, जो महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है भारत की महिला क्रिकेट टीम की, उन्होंने 200 T20 अंतरराष्ट्रीय मैचेस खेल लिए। ठीक है, और ऐसा करने वाली वो विश्व की प्रथम महिला क्रिकेटर बनी है। ये उन्होंने अभी जो विश्व कप आयोजित किया जा रहा है महिला क्रिकेट का, उसमें जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने मैच खेला था, उस दौरान उन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किया है। ठीक है, अब इससे क्या खबर बन सकती है? खिलाड़ी कौन सी है? हरमनप्रीत कौर। और उपलब्धि क्या है? 200 T20 आई मैच खेलने वाली विश्व की पहले महिला क्रिकेटर बनी है। देश कौन सा है? भारत की खिलाड़ी हैं ये। उपलब्धि हासिल की कब? दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध। और खेल कौन से खेल से संबंधित है ये? महिला क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, अगली खबर की तरफ हम लोग चलते हैं। अगली खबर क्या है? सीपीसीएल बना सीपीसीएल बना सीपीसीएल बना भारत का 28वां नवरत्न सीपीएसई। ये क्या खबर है भाई? चेन्नई सीपीसीएल क्या है? चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि सीपीसीएल को मिनी रत्ना श्रेणी 1 मिली हुई थी पहले, उससे उन्नत करके, एडवांस करके उसको नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, वो पहले मिनी रत्ना श्रेणी 1 में आती थी, और अब क्या है, सीपीसीएल की गणना जो होगी वो नवरत्नों में की जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही सीपीसीएल भारत का 28वां नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम यानी कि सीपीएसई। सीपीएसई क्या हो गया? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज बन गया है। नवरत्न का दर्जा क्या होता है? व्हाट इज दिस? नवरत्न का दर्जा क्या होता है? नवरत्न दर्जा केंद्र सरकार द्वारा उन सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम यानी कि सीपीएसई को दिया जाता है जो उत्कृष्ट वित्तीय प्रदर्शन और संचालन क्षमता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? उत्कृष्ट वित्तीय प्रदर्शन और संचालन क्षमता प्रदर्शित करते हैं। भारत सरकार जो है, भारत सरकार के जितने भी सीपीएसईज हैं, सीपीएसईज को 3 लेवल्स में बांटते हैं। वो महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। किसके किसके बेसिस पे? वित्तीय प्रदर्शन और संचालन क्षमता के बेसिस पे। ठीक है, तो इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आगामी परीक्षाओं में? चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीपीसीएल, यही कंपनी का नाम है जो नई नई अभी नवरत्ना में बनी है। नया दर्जा इनको क्या मिला है? नवरत्ना सीपीएसई यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है। भारत का ये क्रम कौन सा है? 28वां नवरत्न उपक्रम बना है ये। ठीक है, और स्वीकृति इसको किससे मिली है? ये स्वीकृति इसको वित्त मंत्रालय से प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो पिछले 24 घंटे में ये महत्वपूर्ण खबरें थी, और जिन खबरों पर भी हमने विचार किया, और उसके बाद उन खबरों से क्या करंट अफेयर्स के प्रश्न आगामी परीक्षाओं में बन सकते हैं, उस पर भी हम लोगों ने विचार किया। आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगामी सारे वीडियोस आपको समय से मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप तक पहुंच सके जब भी नई वीडियो उपलब्ध हो हमारे चैनल पे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कुछ नई खबरों के साथ और उससे संबंधित प्रश्नों के साथ, जो प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग कल। हैव अ गुड डे।